सूरदास जैसा कवि जिसकी ख्याति केवल और केवल वात्सल्य के कवि के रूप में है। दुनिया कहती है कि सूरदास का मतलब है वात्सल्य का कवि, प्रेम का कवि, भक्ति का कवि। पर वो कवि अपने समय की ब्यूरोक्रेसी पर कितने कमेंट्स कर रहा था, इस पर नजर बहुत कम लोगों की जाती है। सूरदास एक गरीब आदमी थे, माना जाता है कि वो अंधे भी थे, ब्लाइंड भी थे, देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे। दिल्ली से थोड़ा बढ़ेंगे अगर आप, फरीदाबाद के आगे बल्लभगढ़ के पास एक जगह है सीही नाम की, वहां रहते थे। एक जिक्र मिलता है और ये बात है 16वीं सेंचुरी की, संभवतः अकबर के शासन के समय की बात है, या अकबर के एकदम बाद की बात हो सकती है, उसी दौर की बात लगभग है। टैक्स होता था दस्तक। दस्तक एक टैक्स का नाम भी था और टैक्स की वसूली के सिस्टम का नाम भी दस्तक था। सूरदास से टैक्स मांगा गया। उस गरीब आदमी के पास शायद उस साल फसल वसल नहीं हुई होगी, जो भी स्थिति होगी, वो टैक्स देने की हालत में नहीं थे। उसके बाद सरकार के कुछ लोग आए, जिसको आजकल हम बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। वो कौन होता है? जिसके पास एक स्टैंप होती है। पहले वो स्टैंप कहाँ होती थी? उंगली में होती थी, मुद्रा के रूप में होती थी। तो राजमुद्रित जो अधिकारी था, यानी कि जिसके हाथ में राजमुद्रा है, स्टेट की सील जिसकी अंगूठी में है, वो। और सूरदास एक कविता में चुपचाप लिख के सारा इतिहास बता के चले गए। वो कह रहे हैं कि मोहरिल, मोहरिल का मतलब मोहर वाला आदमी, जिसके हाथ में मोहर है। मोहरिल 5 साथ कर दीने, तिनकी बड़ी विपरीती। 5 मोहरिल आए हैं, बहुत विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। जिम्मे उनके मांगे मोतें, उनके जिम्मे है, उनकी जिम्मेदारी है कि मुझसे मांगे। यह तो बड़ी अनीति। 5-25 साथ अगवानी, 25 लोग और साथ में आए हैं। सब मेरी काज बिगाड़े, सब ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया। सूरदास की यह बीनती, दस्तक कीजिए माफ। सूरदास विनती कर रहे हैं राजा से कि दस्तक माफ कर दीजिए। ऐसी ब्यूरोक्रेसी होती है उस शासन में जहां पर शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण नहीं होता, बल्कि जनता से लूटना होता है, खसोटना होता है। और तब हमें लगता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, वंचित वर्गों के पक्ष में होना चाहिए, और वैसा ही ब्यूरोक्रेसी को भी होना चाहिए। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो हमने संविधान लिखते हुए तय किया कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं कि जे.एस. मिल के विचारों से आना शुरू हुआ। जब 1848 में यूरोप में कुछ क्रांतियां हुई तो जे.एस. मिल का हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ उस समय, और जे.एस. मिल तुरंत नकारात्मक उदारवाद से फिसलकर सकारात्मक उदारवाद की ओर बढ़े, या जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म था वहां से हटकर वो मॉडर्न लिबरलिज्म की ओर आए और एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसका सेकंड एडिशन, जिसमें पहली बार वो पूंजीवाद के रास्ते से हटकर बात करने लगे कि आम आदमी के हित में राज्य को काम करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का बेसिक मतलब है कि राज्य का काम केवल पुलिस चलाना नहीं है, केवल कानून नहीं है, केवल टैक्स वसूलना नहीं है, केवल जुडिशरी नहीं है, बल्कि जनता को सुविधाएं देना और जनता के पिछड़े वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना भी राज्य का काम है। इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमने आधुनिकता की सारी धारणाएं पश्चिम से ले तो ली, अपने इतिहास को ठीक से खंगाला नहीं। 16वीं सेंचुरी में एक कवि हुए तुलसीदास, और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। ठीक ये बात ठीक उस समय की जिस समय यूरोप में धर्म युद्ध चल रहे थे, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में इतने युद्ध हो रहे थे। एक एक दिन में फ्रांस में 20-20 हजार लोग मारे जा रहे थे, जो उस समय के चिंतक, चाहे वो बोधा हो या बाकी लोग हो, मैकियावेली हो, ये सब इनके रचनाओं से मिलता है। ठीक उस 16वीं सेंचुरी में तुलसीदास एक कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, एक कलयुग का और एक राम राज्य का। और मैं जब यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, उसमें एक पेपर इथिक्स नाम का है, पेपर 4 मैं ही पढ़ाता हूँ उसको। उसमें कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, और वहाँ हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट पीछे जाके देख लें तो राम राज्य की तुलसी की धारणा में सारे फैक्टर्स, आप जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज कहते हैं, उस HDI के पापा तुलसीदास के यहाँ पहले से मौजूद हैं, एकदम एज इट इज मौजूद है।
और क्या मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए, उनका वर्णन सुनिए एक उनके छंद में कि राज्य कैसा होना चाहिए। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, किसी व्यक्ति के कम उम्र में मौत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए, भाषा ही तो बदली। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब लोग सुंदर हों, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, हेल्थ पैरामीटर्स हों। आपकी भाषा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, हमने बीमारियों से कितनी लड़ाई लड़ ली है, वो बात तो वो भी कह रहे हैं, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए, कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, परेशान ना हो। नहीं कोई अबुध ना हो, अनपढ़ ना हो, इलिटरेट ना हो, न लक्षणहीना। ये लक्षण वो बता रहे हैं कि राम राज्य के लक्षण हैं। अगर राम राज्य का लक्षण उनकी भाषा में ये है तो आज की गुड गवर्नेंस में तो वही मॉडल है। इस तरह का राज्य, इस तरह का समाज किसी भी देश को क्यों हासिल नहीं होना चाहिए। आज हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पे गुड गवर्नेंस के 8 लक्षण मानते हैं और वो 8 लक्षण हमें राम राज्य के तुलसी कंसेप्ट में दिखाई देते हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो 16वीं सेंचुरी में अपने समय के राजाओं को देख रहे हैं। उनको 111 साल का जीवन मिला, कई राजा उनके सामने आए और गए और चले गए। उनकी यात्रा बाबर से शुरू होती है, हुमायूं तक उनकी यात्रा चलती गई है लगातार, अकबर उसके बाद तक चलती रही है। और उस पूरे दौर में वो महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छे राज्य को ऐसा होना चाहिए, न कि ऐसा जो केवल टैक्स वसूल करे, केवल परेशान करे। इस फिलॉसफी के साथ हमने अपना संविधान लिखा। हमारा संविधान जिन फिलोसफर्स की फिलोसफी पर टिका है उसमें कबीरदास और तुलसीदास सबसे बड़े लोग हैं। कबीरदास से हमने सीखा कि कैसे हमें समानता की बात करनी है, जाति व्यवस्था समाप्त करनी है, हर धर्म के व्यक्तियों को एक समान महत्व देना है। तुलसीदास से हमने गुड गवर्नेंस के फार्मूले सीखे, समन्वय की चेतना सीखी।